एके न्यूज की इस पहली वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए नजर डालते हैं आज की 50 बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरों पर। संगम में डुबकी लगा रहे साधु संतों पर पुष्प वर्षा, मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी। मौनी अमावस्या पर अखाड़ों का अमृत स्नान जारी है। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी पूज्य संतों, श्रद्धालुओं, प्रदेश एवं देशवासियों से अपील की है कि अफवाह पर कोई ध्यान न दें, संयम से काम लें। रात में मची अफरा तफरी के बाद महाकुंभ के अखाड़ों ने अमृत स्नान निरस्त कर दिया था। हालांकि अब अखाड़े अमृत स्नान के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं अगली खबर में काशी में अधिकारी उतरे सड़क पर, ऑटो और ई रिक्शा संचालन पर लगाई रोक। महाकुंभ 2025 में हुई भगदड़ के बाद वाराणसी प्रशासन अलर्ट हो गया है। शहर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में व्यवस्था संभालने के लिए अधिकारी तैनात किए गए हैं। महाकुंभ से लौटने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए काशी जोन में ऑटो और ई रिक्शा के परिचालन पर रोक लगा दी है। इस व्यवस्था से शहर में जाम की समस्या से निजात मिलेगा। वहीं अगली खबर में उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश के बीच बनाया जाएगा 88 किलोमीटर का लंबा एक्सप्रेस वे। 3 राज्यों की कनेक्टिविटी होगी आसान। उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए नया एक्सप्रेस वे जल्द ही तैयार किया जाएगा, जो 88.4 किलोमीटर लंबा होगा। ये एक्सप्रेस वे के कारण यात्रा का समय घटकर केवल 1 घंटा होने की उम्मीद है, जिससे टूरिज्म को काफी बढ़ावा मिलेगा। भाई अगली खबर में चीनी मिल ने किया 10 जनवरी तक खरीदे गए गन्ने का 35.29 करोड़ का भुगतान। उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए खुशखबरी सामने निकल कर आई है। 10 जनवरी तक राज्य की प्रमुख चीनी मिलों ने गन्ना खरीदने पर किसानों को 35.29 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। इस निर्णय से किसानों के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है, क्योंकि लंबे समय से उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार की जरूरत महसूस हो रही थी। इस भुगतान से किसानों की वित्तीय स्थिति को राहत मिलेगी और वे अपनी आने वाली फसलों के लिए बेहतर तैयार हो सकते हैं। अब वहीं आगे गैस कनेक्शन धारकों के लिए अलर्ट, ई केवाईसी कराना हुआ अनिवार्य। गैस कनेक्शन ई केवाईसी राशन कार्ड की तर्ज पर अब गैस कनेक्शन का भी ई केवाईसी कराना अनिवार्य हो गया है। ये ई केवाईसी निःशुल्क जारी है। ई केवाईसी के लिए गैस कनेक्शन धारक को गैस एजेंसी पर अपना आधार कार्ड, गैस कनेक्शन लगाना होगा। गैस एजेंसी पर कार्यरत कर्मियों के द्वारा ई केवाईसी कराई जाएगी। ई केवाईसी न होने पर कनेक्शन बंद हो सकता है। अब वहीं आगे मैया सम्मान योजना पर अबुआ बजट से पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बड़ा बयान। झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना पर हेमंत सोरेन ने बड़ा बयान दिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार मैया सम्मान योजना के लिए जनता पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डालेगी। उन्होंने कहा कि आंतरिक संसाधनों से ही मैया सम्मान योजना की राशि की व्यवस्था सरकार करेगी। अबुआ बजट पर आयोजित संगोष्ठी को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि देश की आबादी के लिए 25 से 26 हजार करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान है। इसके विपरीत झारखंड सरकार ने अपनी आधी आबादी के लिए 15 से 16 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। महिलाओं को सशक्त करने के लिए झारखंड सरकार उनके बैंक खाते में हर महीने 2500 रुपए दे रही है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में नीतीश कुमार ले आई नया कानून, जिससे इन लोगों पर होगा ताबड़तोड़ सख्त एक्शन, जुर्माना और जेल का प्रावधान। बिहार में जमीन सर्वे के बीच बिहार सरकार कई कानून बना रही है। इस कड़ी में एक और नया कानून आ गया है, जिससे अब सरकारी जमीनों और मकानों या भवनों पर कब्जा करने वालों की अब खैर नहीं होगी। इस कानून के तहत ऐसा करने वालों को जेल भी होगी और जुर्माना भी लगेगा। दरअसल बीते महीनों में ऐसी सरकारी भूमि या संपत्तियों का पता लगाया जा रहा है जो है तो सरकारी लेकिन लोगों ने कब्जा कर रखा है। इसके खिलाफ नीतीश सरकार लगातार एक्शन में है और बिहार सरकार परिसर एक्ट 2024 को लागू कर दिया है। इस कानून को तोड़ने वालों पर न सिर्फ जुर्माना लगेगा बल्कि उन्हें जेल भी जाना हो सकता है। नीतीश सरकार ने इस संबंध में गजट की अधिसूचना भी जारी कर दी है। अब वहीं दोस्तों अगली खबर भी बिहार से जुड़ी है। बिहार में जेडीयू सांसद की दबंगई, पत्रकारों को लुटा कर मारा, दी भद्दी गाली, मोबाइल भी छीन लिया। बिहार के भागलपुर में जेडीयू के सांसद अजय मंडल की गुंडागर्दी देखने को मिली। अजय मंडल ने मुख्यमंत्री के भागलपुर आगमन की सूचना पर कवरेज करने हवाई अड्डा मैदान के मुख्य गेट पर पहुंचे पत्रकारों के साथ मारपीट की। जानकारी के अनुसार अजय मंडल ने स्थानीय पत्रकार कुणाल शेखर और सुमित कुमार के साथ मारपीट की। इस दौरान सांसद ने पत्रकारों को भी भद्दी गालियां भी दी। अब वहीं दोस्तों अगली खबर में सिर्फ 30 रुपए में मिलेगा ताजा और स्वादिष्ट भोजन। बिहार में खुली दीदी की रसोई, नाश्ता से लेकर चाय भी उपलब्ध। नारी सशक्तिकरण की दिशा में बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में से एक है दीदी की रसोई। ये पहल प्रदेश के विभिन्न जिलों में चलाई जा रही है, जिसका उद्देश्य गरीबों को सस्ते और अच्छा खाना प्रदान करना है, साथ ही जीविका दीदियों की कमाई से भी जोड़ना है। इस पहल के तहत कई जिलों में दीदी की रसोई संचालित हो रही है। जहानाबाद जिले में भी इस योजना का विस्तार किया गया है, जहाँ पहले सदर अस्पताल में दीदी की रसोई चल रही थी और अब जिला समाहरणालय में भी इसका शुभारंभ हो चुका है।
अब वहीं अगली खबर में बिहार में सभी प्राइमरी स्कूलों में बदला नियम, शिक्षा विभाग ने जारी कर दिया ऑर्डर। बिहार के प्राइमरी स्कूल में नए सत्र के शिक्षकों के लिए तय मानक लागू होंगे। प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक समेत न्यूनतम 5 शिक्षक और मध्य विद्यालयों में प्रधानाध्यापक समेत न्यूनतम 9 शिक्षक होने अनिवार्य होंगे। जिला शिक्षक अधिकारियों को 31 जनवरी तक रिपोर्ट अपलोड करने को कहा गया है। पर्याप्त संख्या में शिक्षकों की संख्या होने से छात्रों की गुणवत्ता में सुधार होगा। अब वहीं आगे किसान भाइयों के लिए एक बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 19वीं किस्त 24 फरवरी 2025 को जारी होगी। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार से जारी करेंगे। ये रकम डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर डीबीटी मोड के जरिए सीधे किसानों के खाते में पहुंचेगी। इसका लाभ देश भर के करोड़ों किसानों को मिलेगा। भाई इसके संबंध में एक जरूरी सूचना, पीएम किसान योजना का लाभ उठाने के लिए ई-केवाईसी कराना जरूरी। जल्द ई-केवाईसी नहीं कराने वाले किसानों की अगली किस्त के पैसे अटक सकते हैं। किसान 3 तरीकों से ई-केवाईसी करा सकते हैं, ओटीपी आधारित ई-केवाईसी और दूसरा बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी, वहीं तीसरा फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-केवाईसी। अब वहीं अगली खबर में भारतीय रेलवे ने 1 फरवरी 2025 से जनरल टिकट धारकों के लिए नए नियम लागू करने की घोषणा की है। इन नियमों का मुख्य उद्देश्य यात्रियों को बेहतर यात्रा का अनुभव प्रदान कराना है और ट्रेनों में भीड़भाड़ को कम करना है। रेलवे के इस कदम से लाखों यात्रियों को फायदा होने की उम्मीद है। नियमों के तहत केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही आरक्षित कोचों में यात्रा कर सकेंगे। वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को अब आरक्षित कोचों में यात्रा करने की अनुमति नहीं होगी। ये कदम यात्रियों के बीच अनुशासन बनाए रखने और ट्रेनों में अव्यवस्था को रोकने के लिए उठाया गया है। वहीं आपको बताते चले, वेटिंग टिकट के साथ आरक्षित कोच में यात्रा करने पर 440 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एसी कोच में यात्रा करने पर 440 और अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। स्लीपर कोच में यात्रा करने पर 250 और अगले स्टेशन तक का किराया देना होगा। ये कठोर दंड यात्रियों को नियम का पालन करने के लिए प्रोत्साहित करेंगे। अब वहीं अगली खबर में 1 फरवरी 2025 से बैंक लोन के लिए भी कुछ अहम बदलाव किए गए हैं। इन बदलावों का असर होम लोन, गाड़ी लोन, पर्सनल लोन और अन्य सभी प्रकार के लोन पर पड़ेगा। 1 फरवरी 2025 से लागू होने वाले ये 10 नियम होम लोन, गाड़ी लोन और पर्सनल लोन और अन्य सभी बैंक लोन पर असर डालेंगे। ग्राहकों को इस बदलाव के बारे में जागरूक रहना चाहिए ताकि वे अपनी लोन प्रक्रिया को सही ढंग से समझ सकें और लाभ उठा सकें। अगर आप लोन लेने की योजना बना रहे हैं तो इन नियमों का पालन करके आप अपने लोन के फायदों को अधिकतम कर सकते हैं। अब वहीं अगली खबर में यूपी समेत उत्तर भारत में एक बार फिर से तापमान गिर गया, थोड़ी ठंड वापस आ गई है। दिन के समय जहां धूप निकल रही थी, अब बादल छाए हुए हैं और ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग ने बताया कि उत्तर भारत से पहाड़ी राज्यों में फरवरी तक और उत्तरी पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों में 31 जनवरी से 4 फरवरी यानी 5 दिनों तक बारिश होगी। यूपी के पश्चिमी इलाकों में मौसम का मिजाज बदलेगा और 31 जनवरी से 4 फरवरी तक बरसात होने वाली है। पिछले 24 घंटे में हिमाचल प्रदेश में शीतलहर की स्थिति रही है, जबकि उत्तर प्रदेश, बिहार, तटीय उड़ीसा, मेघालय में घने से बहुत घना कोहरा छाया रहा है। वहीं अगली खबर में महाकुंभ में बुधवार रात मची भगदड़ पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरते हुए 5 अपील की हैं और लिखा, हादसे में श्रद्धालुओं के हताहत होने का समाचार दुखद है और मैं उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। सपा नेता ने सरकार से अपील करते हुए कहा कि हमारी सरकार से अपील है कि गंभीर रूप से घायल और एयर एम्बुलेंस की मदद से निकट सर्वश्रेष्ठ हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए और तुरंत चिकित्सा व्यवस्था की जाए। मृतकों के शवों को चिन्हित करके उनके परिजनों को सौंपने और उन्हें उनके निवास स्थान तक भेजने का प्रावधान किया जाए। जो लोग बिछड़ गए हैं उन्हें मिलाने के लिए त्वरित प्रयास किए जाएं। हेलीकॉप्टर का सदुपयोग करते हुए निगरानी बढ़ाई जाए। सतयुग से चली आ रही शाही स्नान की अखंड अमृत परंपरा को निरंतर रखते हुए राहत कार्यों के समांतर सुरक्षित प्रावधान के बीच मौनी अमावस्या के बीच स्नान को संपन्न कराने की व्यवस्था की जाए। अब वहीं अगली खबर में केजरीवाल के खिलाफ हो एक्शन, जहरीले पानी वाले बयान पर कांग्रेस ने बोला आम आदमी पार्टी पर हमला। जैसे जैसे दिल्ली में मतदान का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे सियासी माहौल गर्माता जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव में रैली को संबोधित किया। रैली में मोदी ने आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल की ओर से हरियाणा की सरकार के द्वारा दिए गए पानी में जहर मिलाने वाले आरोप को लेकर उन पर खूब बरसे। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। इस मौके पर जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस ने दिल्ली के लिए अपनी 5 गारंटियों का ऐलान किया है और सरकार बनने पर उन्हें पूरा किया जाएगा।
जाएगा। दिल्ली चुनाव में यमुना के पानी का भी मुद्दा गर्मा चुका है। अरविंद केजरीवाल ने जब से दावा किया है कि हरियाणा ने यमुना के पानी में जहर भेजा था, इसके बाद से ही विवाद बढ़ गया है। बीजेपी आरोप लगा रही है कि केजरीवाल निम्न स्तर की राजनीति कर रहे हैं और सरासर झूठ बोल रहे हैं। वहीं आगे अगले मुख्य चुनाव आयोग के लिए नामों का चयन करने सर्च कमेटी बनाई गई। कानून मंत्री मेघवाल अध्यक्षता करेंगे। केंद्र सरकार ने अगले मुख्य चुनाव आयोग के लिए नामों का चयन करने के लिए एक सर्च कमेटी बनाई है। इस कमेटी की अध्यक्षता कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे। इस कमेटी के सदस्यों में वित्त मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव भी होंगे। इलेक्शन कमीशन राजीव कुमार 28 फरवरी को 65 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद रिटायर हो जाएंगे। अब वहीं अगली खबर में दिल्ली के बुरानी में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 6 लोगों को मलबे से निकाला गया, रेस्क्यू जारी। राजधानी दिल्ली के बुरानी इलाके में 4 मंजिला बिल्डिंग गिर गई है। इसके हादसे में कुछ लोगों के दबे होने की आशंका है। घटना शाम 7 बजे के करीब हुई। 6 लोगों को मलबे से निकाला जा चुका है। अन्य दबे हुए लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल पर पुलिस, फायरिंग ब्रिगेड और 9 गाड़ियां और NDRF की टीम मौजूद है। और ये 4 मंजिला बिल्डिंग ऑस्कर पब्लिक स्कूल के पास कौशिक कैनक्लब में थी। भाई अगली खबर में सऊदी अरब में भीषण सड़क हादसा, 9 भारतीयों की मौत। एस जयशंकर बोले पीड़ित परिवारों की मदद के लिए तैयार। सऊदी अरब के पश्चिमी क्षेत्र में जीजान के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। इस दुर्घटना में 9 भारतीयों की मौत हो गई। इस सड़क हादसे पर जेद्दा के भारतीय वाणिज्य दूतावास ने शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने प्रभावित परिवारों को पूरी सहायता करने का आश्वासन दिया है। सऊदी अरब के जीजान के पास हुए सड़क हादसे को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी दुख व्यक्त किया है। विदेश मंत्री ने कहा कि उन्होंने जेद्दो में भारतीय वाणिज्य दूतावास से बात की है और वहां के अधिकारी पीड़ितों के परिवारों के साथ लगातार संपर्क में है। अब वहीं अगली खबर में राजकोट में भारत 26 रन से हारा, इंग्लैंड का खुला खाता। हार्दिक को छोड़ नहीं चला कोई बल्लेबाज। भारत को इंग्लैंड ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मैच में 26 रनों से हरा दिया। राजकोट के निरंजन शाह स्टेडियम में मंगलवार 28 जनवरी को भारत ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। इंग्लैंड ने 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 171 रन बनाए। इसके जवाब में भारतीय टीम 9 विकेट पर 145 रन ही बना पाई। अब वहीं अगली खबर में अमेरिका ने पाकिस्तान की मदद रोकी, कई ऊर्जा योजनाएं ठप, हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम बंद होने का खतरा। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद पाकिस्तान को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही पाकिस्तान को दी जा रही सहायता के पुनर्मूल्यांकन का भी आदेश दिया गया है। जियो न्यूज के मुताबिक इस फैसले की वजह से पाकिस्तान में यूएस एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी की कई जरूरी योजनाएं पूरी तरीके से रुक गई हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इस फैसले से पाकिस्तान में एनर्जी सेक्टर से जुड़ी 5 योजनाएं ठप हो गई हैं। इसके अलावा हेल्थ, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, बाढ़, जलवायु, शिक्षा से जुड़ी कई परियोजना भी प्रभावित हुई हैं। आशंका है कि इनमें से कुछ प्रोग्राम हमेशा के लिए बंद कर दिए जाएंगे या उनमें काफी कमी कर दी जाएगी। वहीं इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार को इजराइल, मिस्र और फूड प्रोग्राम को छोड़कर विदेशी देशों को मिलने वाली सभी मदद पर रोक लगा दी है। न्यूज एजेंसी AFP के मुताबिक अमेरिकी वित्त मंत्रालय के इस आदेश में गरीबी देशों को मिलने वाली स्वास्थ्य मदद पर भी रोक लगा दी गई है। इसी तरीके की देश और दुनिया की बड़ी और काम की महत्वपूर्ण खबरों के लिए आप AK न्यूज के साथ जुड़े रहिए।